अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग स्ट्रेचिंग वाले यूनिट पढ़े हैं और स्ट्रेचिंग वाले चैप्टर का सबसे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज़ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। बेसिकली आप सबको पता है कि जब भी हमारी बॉडी के ऊपर किसी भी किस्म का एक्सटर्नल लोड लगता है तो हमारे मसल्स रिस्पॉन्ड करते हैं बाय लेंथनिंग, उनके अंदर एक फोर्स जनरेट होती है। ठीक है, अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमें ये बताता है कि जब भी हमारी बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल लोड लगता है तो उसके रिस्पॉन्स के अंदर हमारी बॉडी किस तरह से चेंज शो करती है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू किस तरह से चेंज शो करते हैं, ये आपको डिफाइन करता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। सो व्हाट इज हैपनिंग टू द कनेक्टिव टिश्यू अंडर स्ट्रेस फ्रॉम एक्सटर्नली अप्लाइड लोड, दैट इज डिफाइंड बाय द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। बेसिकली स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के दो कंपोनेंट्स हैं, स्ट्रेस है और दूसरा है स्ट्रेन। स्ट्रेस से मुराद ये है कि एक पर यूनिट एरिया पर कितना लोड लग रहा है, कितना एक्सटर्नल लोड आप अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज स्ट्रेस सिंपल वर्ड्स में। और स्ट्रेन क्या है कि आपकी बॉडी क्या कर रही है, उसके थ्रू डिफॉर्मेशन शो कर रही है और जब उस पर एक्सटर्नल लोड लग रहा है, लेंथन हो रही है, कोई चेंजेस ला रही है, दैट इज़ अ स्ट्रेन। ठीक है, सो स्ट्रेस इज़ एनीथिंग यू कैन से कि आप स्टार्ट स्ट्रेस से कर रहे हैं, आप ये एक तरह का स्टिमुलस दे रहे हैं और उसके नतीजे में आपकी बॉडी जो रिस्पॉन्स शो कर रही है दैट इज़ कॉल्ड एज अ स्ट्रेन। ठीक है, सो स्ट्रेस की एक और डेफिनेशन, ये एक तो और तरह से भी इसको डिफाइन किया जा सकता है कि जब भी एक्सटर्नल लोड लगता है, एक्सटर्नल लोड लगने के बाद आपकी बॉडी के अंदर या आपके मसल्स के अंदर या कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स के अंदर, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स के अंदर जो भी फोर्स जनरेट होती है उसको भी आप स्ट्रेस जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, और उस फोर्स के नतीजे में जो भी चेंजेस वगैरह आ रहे होते हैं उसको आप स्ट्रेन कह सकते हैं। सिंपल ये दो बातें हैं यहाँ पर। अच्छा, बिफोर एक्सप्लेनिंग दैट कर्व मैं आपको एक छोटी सी बात ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारे कोलेजन फाइबर्स होते हैं ना, क्या होता है कि जब भी स्ट्रेस अप्लाई होता है, फाइबर्स होते हैं यूजुअली वेव की फॉर्म में। ठीक है, फाइबर्स होते हैं वेवी। जब स्ट्रेस अप्लाई होता है तो ये वेवी फाइबर्स जो है ना आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेटन होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या होना शुरू हो जाते हैं, अलाइन होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपने स्ट्रेस अप्लाई किया तो उसको अब स्टिफ होना है। ठीक है, अलाइन होकर ये क्या हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। ठीक है, अगर इस स्टिफनेस के पॉइंट के बियॉन्ड भी आप लोगों ने कोई भी उसके ऊपर स्ट्रेस लगाया या फिर जो है वो स्ट्रेस को सस्टेन रखा तो उसके नतीजे में फिर आपके टिश्यूज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इलास्टिसिटी की रेंज से निकल कर कहाँ पर चले जाते हैं, प्लास्टिसिटी की रेंज में चले जाते हैं। यानी आहिस्ता, और फिर अगर आपने प्लास्टिसिटी की रेंज के बाद भी स्ट्रेस को कंटिन्यू किया तो उसके बाद जो है वो फेलियर की तरफ चले जाते हैं और फेलियर के बाद उसके अंदर परमानेंट चेंज आ जाते हैं। ठीक है, सो इलास्टिसिटी एक टिश्यू की वो प्रॉपर्टी है जब उस पर कोई एक्सटर्नल लोड लगता है और उसकी चेंज के अंदर जो शेप के अंदर जो चेंज आता है वो इलास्टिसिटी होती है। और वो कितना ज़्यादा चेंज आ सकता है, वो कितनी लेंथनिंग अलाउ कर रहा है। ऑन द अदर हैंड प्लास्टिसिटी ये है कि बियॉन्ड दैट पॉइंट आपने स्ट्रेस अगर अप्लाई किया है तो उसके बाद आपका जो टिश्यू है वो लेंथन नहीं करेगा बल्कि उसकी शेप के अंदर परमानेंट चेंज आ जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी। ठीक है, सिंपल बात है। ये हमारे पास एक पैराग्राफ हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ था जो मैंने आपको कहा था कि हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग अपना कर लेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन का। ये देखिए, ये वो पैराग्राफ है कि कोलेजन एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है और जब भी मैकेनिकल बिहेवियर उसने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया, वो कहते हैं कि जब भी एक्सटर्नल लोड लगता है तो कोलेजन के फाइबर्स इलोंगेट होते हैं, वेवी फाइबर्स अलाइन हो जाते हैं, स्ट्रेटन हो जाते हैं। इंक्रीज लोड होता है तो फाइबर्स जो है वो स्टिफ हो जाते हैं। कंटिन्यू लोडिंग करते हैं तो फाइबर के ऊपर स्ट्रेन आता है और फिर बॉन्ड्स उसके अंदर ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो बॉन्ड जब बहुत ज़्यादा ब्रेक हो जाते हैं दैट मीन्स कि बियॉन्ड फेलियर आ गया और इसके बाद अगर आपने मज़ीद लोड अप्लाई किया तो उसको सस्टेन नहीं कर सकता है, उसको नहीं ले सकता है। ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट थी। चूँकि जो कोलेजन है उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो स्टिफ होती है, वो स्ट्रेंथनेस प्रोवाइड करती है, स्टिफनेस प्रोवाइड करती है। तो हम कहते हैं कि जो कोलेजन है उसका जो ब्रेक है वो जल्दी हो सकता है एज़ कम्पेयर टू द इलास्टिन, और जो इलास्टिन है चूँकि वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो उसकी जो इलास्टिक रेंज है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आगे आता है कि जो हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो हमारी बॉडी के ऊपर किस तरह के स्ट्रेसेस अप्लाई हो सकते हैं ना। सबसे पहले टेंशन है। टेंशन मीन एक फोर्स जो आपके मसल्स के अंदर जनरेट हो रही है उसको आप टेंशन कह सकते हैं और ये इस तरह की फोर्स होती है जो कि आपके टिश्यूज़ को क्या करेगी, लेंथन करेगी। ठीक है, उसके बाद हमारी अगली फोर्स होती है कंप्रेशन, जो कि करिए इन सिंपल वर्ड्स अप्रॉक्सीमेट कर रही है दो स्ट्रक्चर्स को, आपस में उनको जो है वो बाइंड कर रही है, उनके दरमियान एंगल को रिड्यूस कर रही है। ठीक है, उसको आप कहते हैं। यूजुअली जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स होते हैं जिसमें हमारी वर्टिब्रास है वो बहुत ज़्यादा इससे जो है ना वो सब्जेक्ट होते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट पे आता है शेयर। शेयर इस तरह की फोर्स होती है जो ट्विस्टिंग फोर्स होती है, दो या दो से ज़्यादा फोर्सेज लग रही होती है जब ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक फोर्स यहाँ लग रही है दूसरी यहाँ लग रही है तो उसकी वजह से जो फोर्स जनरेट होती है उसको आप कहते हैं दिस इज शेयर। ठीक है, नाउ सिंपल बातें उसने कुछ चीज़ें आपको बताई हुई हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के रीजन्स को एक्सप्लेन करने के लिए। पहले हम छोटी छोटी डेफिनेशन देखते हैं फिर हम इसको बुक से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले टो रीजन आता है।
टो रीजन वो रीजन होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पर हमारे जो वेवी फाइबर्स हैं वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेटन होना शुरू हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द टो रीजन। फिर हमारे पास आता है इलास्टिक रेंज। इलास्टिक रेंज वो पॉइंट है जिसके अंदर आपके मसल की लेंथ इंक्रीज होती है व्हेन इट इज़ सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस। ठीक है, मसल से मुराद मैं ये भी कह रही हूँ कि जो भी आपके कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर भी स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, तो जितना ज़्यादा आपका स्ट्रेस होगा उतना ही ज़्यादा लेंथ के अंदर चेंज आएगा। लेंथ के अंदर चेंज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस until द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट वो पॉइंट है कि इसके बाद आपने जो भी स्ट्रेस अप्लाई किया, टिश्यू दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर जो है वो दोबारा नहीं आएगा। टो रीजन क्या था कि वेवी फाइबर्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, स्ट्रेट हो रहे हैं, स्टिफन हो रहे हैं। इलास्टिक रेंज क्या है कि स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में वो लेंथन हो रहे हैं। और इलास्टिक लिमिट क्या है, ये वो पॉइंट है जिसके बाद वो दोबारा से अपने टिश्यू के अंदर शेप के अंदर रिटर्न नहीं कर पाएंगे। सो इलास्टिक रेंज भी वो पॉइंट है जहाँ जितना आपने स्ट्रेस अप्लाई लगाया, जितनी भी लेंथिंग होगी उसके बाद वो दोबारा अपनी स्टेट के अंदर रिटर्न कर पाएगा। और जो इलास्टिक लिमिट है वो भी आपको ये बता रहा है कि बस ये लिमिट है, इसके बाद काम नहीं हो सकता। रेंज है यहाँ तक हो सकता है, लिमिट है कि इसके बाद नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, फिर जब आप ये बात करते हैं तो हमें पता है कि फिर हमारे पास आती है प्लास्टिक रेंज। प्लास्टिक रेंज होती है जहाँ पर आपके टिश्यूज़ के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है, परमानेंट चेंज आ जाता है, बॉन्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रेक कर जाते हैं जिसके बाद काम नहीं हो सकता है। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ एक टिश्यू की क्या होती है कि इतना लोड एक टिश्यू ले सकता है, इससे ज़्यादा लोड आएगा तो वो इंजर हो जाएगा। ठीक है, इतना लोड वो टिश्यू ले सकता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉल्ड एज अल्टीमेट स्ट्रेंथ। नाम से भी आइडिया हो रहा है। फिर हमारे पास एक रीजन आता है नेकिंग का। नेकिंग वो पॉइंट होता है जहाँ पर आप प्लास्टिक रेंज के अंदर ये पॉइंट होता है नेकिंग, कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब वो पॉइंट रीच हो रहा है जहाँ पर आपका टिश्यू जो है वो रप्चर हो सकता है और उसकी इंटेग्रिटी लॉस हो सकती है। जबकि हमारे पास जो है फेलियर वो पॉइंट है कि जहाँ पर आपके टिश्यू की जो रप्चर है वो हो गया है और अब जो है उसने अपनी इंटेग्रिटी लूज़ कर दी है, दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ फेलियर। ठीक है, नेकिंग ये है कि बहुत ज़्यादा बॉन्ड्स ब्रेक हो चुके हैं और ये चीज़ हो सकती है। और फेलियर ये है कि जब वो उस पॉइंट पर पहुँच गया, टिश्यू रप्चर हो गया और उसकी इंटेग्रिटी लूज़ हो गया, दैट इज़ द फेलियर पॉइंट। स्ट्रक्चरल स्टिफनेस, वो कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स स्टिफ होते हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स इलास्टिक होते हैं। जो आपके स्टिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके ऊपर जब आप लोड अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल लोड, तो उनके अंदर जो चेंज आता है वो ज़्यादा आता है। उनके अंदर जो चेंज है वो एकदम से आता है, वो स्टीपर स्लोप शो करते हैं। जितना ज़्यादा स्टिफ टिश्यू होता है उतना ही जब उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करता है तो उसके अंदर चेंज आता है। ठीक है, जबकि इलास्टिक के अंदर चेंज आप स्लो भी ला सकते हैं, लेकिन स्टिफ टिश्यू है एकदम से आप उसको करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगाते हैं तो वो इस तरह से टूट भी सकता है, राइट। सो दैट इज़ द पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हमारी बुक के अंदर उसने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को एक्सप्लेन किया, ये ग्रेड्स हम बाद में देखते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को एक्सप्लेन किया, दैट इज़ रेट डिपेंडेंस। रेट डिपेंडेंस से मुराद ये है कि चेंज इन लेंथ डिपेंड्स अपॉन द रेट एट विच यू आर अप्लाइंग द स्ट्रेस। अगर आपने हायर रेट्स के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपके लेंथ के अंदर चेंज आएगा। ठीक है, क्रीप ये है कि आपने किस तरह से अप्लाई किया है। ठीक है, और स्ट्रेस रिलैक्सेशन ये है कि स्ट्रेस अप्लाई होने के बाद आपके जो टिश्यू है उसके अंदर क्या रिस्पॉन्स आया। ठीक है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब भी ये सारे मैं आपको बुक से अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी बिकॉज़ वहाँ पर ये बेहतर तरीके से लिखे हुए हैं। अगर मैंने अभी आपको बता दिया तो आपको समझ नहीं आएगा। अच्छा, स्ट्रेस रिलैक्सेशन क्या होता है? जब भी आपने किसी टिश्यू के ऊपर कंटिन्यूड स्ट्रेस अप्लाई किया है तो अब टिश्यू को आदत हो गई है, उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है उस स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए। मतलब देखें, हमें पता है हमारी बॉडी पे स्ट्रेस लगता है, हमारी बॉडी का एक इंटरनल रिस्पॉन्स आता है, राइट। जब आप उस स्ट्रेस के आदी हो जाते हैं, जब आपके मसल के ऊपर एक्सेसिवली स्ट्रेस आता रहता है, आपके मसल्स उससे यूज्ड हो जाते हैं, अब उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। यही कॉन्सेप्ट स्ट्रेस रिलैक्सेशन का भी है। ठीक है, उसके बाद साइक्लिक लोडिंग है और हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू फटीग है। साइक्लिक लोडिंग ये है कि आप रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर बार बार टिश्यू को लोड कर रहे हैं। और टिश्यू फटीग क्या है? टिश्यू फटीग यही है कि जब आपने बार बार लोड किया तो अब आपके टिश्यूज़ के अंदर इतनी पावर नहीं रही कि वो बार बार उस लोड को रह सके, उसको झेल सके। ठीक है, दैट इज़ द साइक्लिक लोडिंग एंड कनेक्टिव टिश्यू फटीग। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक सा एक आइडिया दे दिया। अब हम इसको बुक से देखते हैं कि बुक से उसने किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ताकि अगर कोई बात हमारी रह जाए तो हमें समझ आ जाए।
यहाँ पर आप देखें, दिस इज़ द ग्राफ, जो कि आपको समझ आ जाएगा जब आप टो रीजन इन सब को देखेंगे। उसके बाद हमारे पास टाइप ऑफ स्ट्रेसेस एंड टेंशन, कंप्रेशन, शियर। टो रीजन यहाँ जब हमारे पास फाइबर के जो वेवी फाइबर जो है ना, वेवी फाइबर्स है वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेटन होंगे, अलाइन होंगे, और ये बहुत ज़्यादा ऐसा रिस्पॉन्स है जो बहुत मिनिमल है, और एक्टिविटी करने के लिए ये रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। समटाइम्स जब आपको कोई स्ट्रेस सप्लाई होता है, जब आपने कोई काम करना होता है, तो आप एकदम विजिलेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वही बात आप समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इलास्टिक रेंज एंड लीनियर फेज है, वो यही है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जितना ज़्यादा स्ट्रेस है उतनी ज़्यादा लेंथ के अंदर इंक्रीज होगा, टिश्यू जो है वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर रिटर्न कर पाएंगे। वो टिश्यूज़ जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टिफ होते हैं, उनके अंदर जब भी आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उनका स्ट्रेन एकदम से रैपिडली राइज करता है। टिश्यू दैट रिस्पॉन्स टू लोडिंग विद द रैपिड राइज इन स्ट्रेन सच एज बोन विल हैव स्टीपर स्लोप एंड हायर स्टिफनेस, ठीक है। हमें पता है कि देखिए एक स्टिफ स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर आपने लोड अप्लाई किया है, वो बना ही इसलिए नहीं था कि आप उसके ऊपर लोड अप्लाई करें, और जब आपने एकदम से उसके ऊपर लोड अप्लाई किया दैट विल ब्रेक, राइट। बोन के ऊपर भी जब बहुत ज़्यादा लोड अप्लाई होता है तो बोन के ऊपर भी फ्रैक्चर हो जाता है। आपके लिगामेंट्स जो हैं, लिगामेंट्स जो कि स्टिफ होते हैं, वो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ कोलेजन मौजूद होती है। तो जब भी आप उनके ऊपर भी स्ट्रेन अप्लाई करते हैं तो लिगामेंटल रप्चर इज़ वेरी कॉमन, राइट। ऑन द अदर हैंड जब टेंडन की बात करेंगे तो टेंडन या मसल्स वगैरह की बात करें तो रिपीटेटिव एक्टिविटी की वजह से टेंडन्स पे जो इंजरीज होती हैं यूजुअली वो ट्रॉमेटिक बहुत कम होती है। टेंडन रप्चर जो है वो बहुत कम ट्रॉमेटिक होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ अगर आपका मसल हो रहा है तो ओवर यूज सिंड्रोम टेंडन के ऊपर ज़्यादा कॉमन होता है, टेंडिनोपैथी कॉमन होती है, ठीक है। टेंडन रप्चर जो है वो बहुत कम होता है ट्रॉमेटिक केसेस के अंदर, लेकिन टियर वगैरह हो सकता है जब बहुत ज़्यादा आपके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई जाए। फॉर एग्जांपल सुप्रास्पाइनेटस है, बहुत ज़्यादा रिपीटेटिवली आपने ओवरहेड एक्टिविटीज़ की तो सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन टियर हो सकता है, जबकि लिगामेंट से एकदम से आपने उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया तो वो फ़ौरन से ओवर स्ट्रेच हुआ, वो ब्रेक हो गया, राइट। सो ये एक स्टिफनेस का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक आ गया। उसके बाद वही माइक्रो फेलियर है, बोन ब्रेक होंगे, वाटर जो है वहाँ से डिस्प्लेस होगा, और वो सारी चीज़ें ये आप देख लीजिएगा। फिर इलास्टिक लिमिट हम लोगों ने देख लिया कि इसके बाद आपका टिश्यू दोबारा से ओरिजिनल शेप में रिटर्न नहीं करेगा। प्लास्टिक रेंज के अब परमानेंट डिफॉर्मेशन हो चुकी है, फेलियर हो चुका है, माइक्रो फेलियर हो चुका है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ है कि जितना आपका टिश्यू ले सकता है, ठीक है। और नेकिंग वो पॉइंट है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा वीकनिंग हो गई है और आप चांसेस हैं कि आपका टिश्यू फेल हो जाएगा। और फेलियर वो पॉइंट है कि जब टिश्यू रप्चर हो चुका है और उसकी सारी की सारी इंटेग्रिटी जो है वो लूज़ हो चुकी है। फिर स्ट्रक्चरल स्टिफनेस, वही बात जो ऊपर मैंने आपको बताया, इसमें वो यंग मॉडुलस के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। वो कहते हैं कि जितनी ज़्यादा स्टिफनेस होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टीपर स्लोप होगी, उतना ही जल्दी उसके अंदर डिफॉर्मेशन जो है वो आएगी, उतना ही वो यूजुअली क्या होता है कि वो रेजिस्ट करेगा डिफॉर्मेशन को। वो कहेगा मैंने डिफॉर्म नहीं होना, मैं टूट जाऊंगा लेकिन मैं डिफॉर्म नहीं होऊंगा, मैं अपनी लेंथ को चेंज नहीं करूंगा, राइट। सो दैट इज़ द पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कुछ बातें आती हैं, दैट इज़ रेट डिपेंडेंस। जब भी लोड आपके टिश्यूज़ के ऊपर, या विस्कोइलास्टिक टिश्यू पीछे मैंने आपको बताया टाइम डिपेंडेंट आता है, चेंज इन लेंथ, द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विल बी स्टीपर देन इफ द लोड इज अप्लाइड स्लोली। स्लोली लोड अप्लाई करेंगे तो लेंथनिंग भी स्लोली होगी। अगर आपने एकदम से लोड अप्लाई कर दिया तो आपके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की जो स्लोप है वो काफ़ी ज़्यादा स्टीपर होगी, ये सिंपल बात है। The increase in stress response protect the tissue by keeping deformation below the plastic range and minimizing the potential for failure. Viscoelasticity is an extremely valuable tissue property because it allows the body to tolerate high loads applied over short duration. ठीक है, a combination over encountered during high velocity events or activities. ठीक है, a tissue load that is applied gradually during a stretch will minimize the rate dependent response. वही बात कर रहा है कि आपके जो टिश्यूज़ हैं उनकी प्रॉपर्टी है विस्कोइलास्टिसिटी, जो कि टाइप डिपेंडेंट है, ठीक है। और विस्कोइलास्टिसिटी हमने पीछे क्या पढ़ा था, हमने ये कहा था कि जब भी हमारे टिश्यूज़ के ऊपर लोड अप्लाई होता है तो वो कुछ टाइम के लिए उस लोड को रेजिस्ट करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लेंथन होना शुरू कर देता है। तो यही बात उसने यहाँ पर देखी, ये की हुई है कि बॉडी जो है वो हाई लोड्स को टॉलरेट करती है ओवर द शॉर्ट ड्यूरेशन, ये उसको ये अलाउ करता है। अगर आपने बॉडी के ऊपर जो है वो एकदम से हाई लोड दे दिया है तो आपकी बॉडी अगर फ़ौरन से रिस्पॉन्स शो करती है तो आपको तो कोलेजन वाला टिश्यू फ़ौरन ही ब्रेक कर जाता है, बिकॉज इट्स टू स्टेप, वो फ़ौरन ब्रेक कर जाता है। बट ऐसा नहीं है, पहले लोड आता है उसको सस्टेन करने की कोशिश करता है कि मैं बर्दाश्त कर लूँ, बट वो फिर जब नहीं होता, सस्टेन होता है, उसके बाद वो ब्रेक करता है। तो इसलिए उसने हाई लोड्स ओवर शॉर्टर ड्यूरेशन लिखा हुआ है। फिर आता है कॉन्सेप्ट क्रीप का। क्रीप ये कहते हैं कि जब भी आप आहिस्ता आहिस्ता लोड को इंक्रीज़ करते हैं प्लास्टिक टिश्यू पर, उसको भी सस्टेन करते हैं तो टिश्यू स्लोली जो है वो इलोंगेट होता है जब आप स्ट्रेच को बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सस्टेन स्ट्रेचिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है जब हम लोगों ने लेंथनिंग टिश्यूज़ की करवानी हो, कॉन्ट्रैक्चर्स को ब्रेक करना हो। CPM मशीन, जिसको हम कंटिन्यूस पैसिव मोशन मशीन कहते हैं, या इवन के सच डिवाइसेस भी यूज़ किए जाते हैं जो कि कंटिन्यूस 24 आवर्स तक स्टैटिक स्ट्रेच अप्लाई कर सकते हैं ना। सो दैट इज़ सपोज टू बी बिकॉज ऑफ दिस क्रीप रीजन, कि क्रीप रीजन जो है वो आपकी जितनी ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा फाइनली कॉन्ट्रैक्चर ब्रेक होने के चांसेस
ज़्यादा है, ठीक है, यही बात इसने इसके अंदर लिखी है और बाकी कोई भी बात इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रेस रिलैक्सेशन वही बात मैंने आपको जो बता दी है। साइक्लिक लोडिंग एंड कनेक्टिव टिश्यू फटीग वो यही बता रहा है आपको। रिपीटेटिव लोडिंग ऑफ द टिश्यू विद अ शॉर्ट ड्यूरेशन इंक्रीजेस हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, फेलियर ज़्यादा जल्दी होगा और उतना ही ज़्यादा टिश्यू जो है वो फटीग हो जाएगा। सिंपल ये बात है। अभी तक हम लोगों ने सारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है उसके अंदर इंपॉर्टेंट जो बातें थी उसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन रिस्पॉन्स जब बॉडी के ऊपर आता है और इमोबिलाइजेशन आती है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। थैंक यू सो मच।